वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था, यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो फर्स्ट लेसन है हमारी अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे रिलेटेड हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज पढ़ने वाले हैं। जितने भी ये जो फर्स्ट लेसन है उसमें जितने भी क्वेश्चन है एंड आंसर आज हम लोग कैरी करने वाले हैं। तो हमारा अध्याय है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था जो होता है इकोनॉमिकल, और इसके विकास एवं डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री में, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था में कैसे विकास हुआ, उसका इतिहास क्या है, उसकी क्या प्रणाली थी, इसके बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर है आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किस चीज को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर का है सेवा क्षेत्र को, ख है कृषि क्षेत्र, ग है औद्योगिक क्षेत्र और घ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि कृषि क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र है इसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वो कौन सा देश में है। इसमें ऑप्शन में आपको देश का नाम है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से देश का नाम दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर का है अमेरिका, ख है रूस, ग है भारत और घ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इन तीनों देशों में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो अभी भी जारी है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि भारत। जो भारत देश है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा भारत है, हमारे इंडिया में योजना आयोग, ये योजना आयोग का जो गठन किया गया वो कब किया गया, किस सन में किया गया। तो ऑप्शन नंबर का है 15 मार्च 1950 को, ख है 15 सितंबर 1950, ग है 15 अक्टूबर 1951 और घ है 15 मार्च 1950। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ये जो इकोनॉमिक का ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 15 अक्टूबर 1991। जो योजना आयोग का गठन किया गया भारत में वो 15 अक्टूबर 1991 ईस्वी में किया गया। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वो देश क्या कहलाता है, उस देश को हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क है विकसित, अविकसित, ख है विकसित, ग है अर्धविकसित और घ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग अपने माइंड से सोच के बताइए कि जिस देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है या फिर अधिक होता है उस देश को हम लोग क्या कह सकते हैं, उस देश को इन चारों में से क्या कहा जा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। आई होप आप लोग को पता होगा कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा तो वो देश अवश्य ही विकसित ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि आपको बताना है कि नीचे राज्यों का नाम दिया हुआ है ऑप्शन में, उनमें से कौन सा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर का है पंजाब, ख है केरल, ग है बिहार और घ है दिल्ली। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन सा राज्य इन चारों में से पिछड़ा राज्य के रूप में उसकी गिनती होती है। ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि बिहार। जो बिहार राज्य है उसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक, यानी कि क्या था, भारत अंग्रेजी शासन का, यहाँ पे डैश का चिन्ह है तो डैश में क्या हम लोग फिल कर सकते हैं, भारत अंग्रेजी शासन का एक था। तो यहाँ पे हो जाएगा उपनिवेश, उपनिवेश, उपनिवेश था भारत
अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। तो अगर अब आप लोग सोच रहे हो कि उपनिवेश क्या होता है, यानी कि कोई भी राज्य या फिर कोई भी देश किसी दूसरे देश पे उसके ही पैसों को खर्च करके या फिर उसी का आर्थिक शोषण करके उस पर अगर अपनी राजशाही चलाता है तो उसे ही उपनिवेश कहते हैं। उसके बाद दूसरा है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया, यानी कि यहाँ पे फील करना है कि क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो चलिए यहां पे फील होगा शोषण। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, उसे अपने तरीके से यूज किया। उसके बाद है 3 नंबर, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन है डैश, यानी कि अर्जन की डैश है, यहाँ पे डैश में आपको फील करना है कि क्या होगा। यहाँ पे अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। तो चलिए आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या फील करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली। यहाँ पे हो जाएगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। उसके बाद 4 नंबर है, द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय जो क्षेत्र होते हैं उसे किस क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर है, आर्थिक विकास अवश्य रूप से डैश की प्रक्रिया है, यानी कि जो आर्थिक विकास है वो अवश्य रूप से किस चीज की प्रक्रिया है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जिस चीज की प्रक्रिया है यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। यानी कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय यहाँ पे डैश को दिया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जा सकता है, यहाँ पे फील करना है किसे आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। एंड जिन्हें भी ये पता नहीं है तो ये इस क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए 6 नंबर में हो जाएगा नियोजक। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजक को दिया जा सकता है। उसके बाद है 7 नंबर, आर्थिक विकास में माप करने के लिए डैश सबसे उचित सूचकांक बनाए जाते हैं, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसको मापने के लिए क्या सबसे उचित सूचकांक बनाए जाते हैं, किस चीज को सूचकांक बनाने के रूप में हम लोग आर्थिक विकास को नाप सकते हैं, यानी कि किसी का इनकम कितना है, कितना उसके इनकम में डेवलप हो रहा है, उसे हम लोग नाप सकते हैं, यानी कि माप कर सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, यानी कि आर्थिक विकास का माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचकांक के रूप में माना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, यहाँ पे फील करना है कि बिहार में क्या है जो जीवन का आधार होता है बिहार के लोगों का। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। 8 नंबर में हो जाएगा कृषि, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। उसके बाद 9 नंबर है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है, यानी कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति यहाँ पे डैश है, यानी कि क्या है स्थिति अभी बिहार का क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दयनीय। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी हमारे बिहार की स्थिति अभी भी दयनीय है, सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। आपको बताना है कि बिहार के विकास में क्या है, क्या ऐसा चीज है जो बहुत बड़ा बाधक है, यानी कि रुकावट है उसके रास्ते में बिहार के विकास में, वरना बिहार आज हमारा बहुत डेवलप होता। तो पहले से बहुत ज्यादा बिहार डेवलप हुआ है, बट अभी भी कुछ डेवलपमेंट बाकी है। तो बिहार के विकास में क्या है जो बहुत बड़ा बाधक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाढ़, यानी कि बिहार के विकास में जो बाढ़ है ये बहुत बड़ा बाधक के रूप में साबित हुआ है। तो ये था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन।
अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी अर्थव्यवस्था। जो इकोनॉमी का आप लोगों का बुक है क्लास 10th का, उसका नेम है हमारी अर्थव्यवस्था, तो उसका चैप्टर है ये। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हो तो बताओ कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है अर्थव्यवस्था का मतलब। तो यहाँ पे आंसर है कि समाज में रहने के लिए हम सभी को धन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे समाज में रहने के लिए सभी को धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, और धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं हम लोग। धन तो किसी को कोई फ्री में नहीं देता है, पैसे भी नहीं देता है, तो धन को कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत विभिन्न प्रकार के कार्य हम लोग करते हैं। ये सारे आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये सारी क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं, यानी कि अर्थ के लिए किया गया कार्य, अर्थ के लिए किया गया कार्य, इनकम के लिए जो कार्य हम लोग करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन में कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि धन को कमाने के लिए जो कार्य हम लोग करते हैं, यानी कि धन पूंजी को कमाने के लिए जो भी कार्य करते हैं इनकम के लिए, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और दूसरे शब्दों में सभी क्रियाएं जिन्हें हम धन अथवा आय प्राप्त हो, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं, वे सभी कार्य जिन्हें हम धन अथवा इनकम के लिए करते हैं, वे सारे के सारे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अर्थव्यवस्था का, जो अर्थव्यवस्था का यहाँ पे डिफिनेशन है वो अच्छी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस तंत्र या ढांचे के अंतर्गत संपादित की जाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, यानी कि अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस तंत्र या ढांचे के अंतर्गत संपादित की जाती हैं, उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है कि इस प्रकार को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो कार्यों में संपादन करता है। अब यहाँ बताया गया है कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो कार्यों में संपादन होता है। तो ये दो कार्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला कार्य है कि विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना जिसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अर्थव्यवस्था वो है कि विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और दूसरा है यहाँ पे कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। आर्थर लेविस के अनुसार, आर्थर लेविस एक अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र की संपूर्ण व्यवहार से होता है। यानी कि उनके अंतर्गत, उनकी मत के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है वो किसी राष्ट्र के, किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जिसके आधार पर मानव व्यवस्थाओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। और हेब्डाउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। तो यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक है, सभी का मत अलग अलग है, सभी अपने अपने मत से अर्थव्यवस्था को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए, या फिर उसे क्या समझते हैं, वो क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पूंजीवाद तथा समाजवाद, जो पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि एक समाजवाद होता है, यानी कि सोशल जो अर्थव्यवस्था, सोशल इनकम होता है, और एक पूंजीवाद होता है जो कि खुद का कमाया हुआ। तो दोनों के मिश्रित रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों को मिक्स किया हुआ जो रूप होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरे शब्दों में वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों के भी स्वामित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि यहाँ पे समझाया गया है कि वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का उत्पादन के जो भी साधन है उस पे सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व हो। यानी कि जो भी वहां पे यूज करने के लिए जो भी संसाधन है उस पे सरकार का भी हक हो
और निजी व्यक्तियों का भी, पब्लिक का भी स्वामित्व, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। या अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों के मीडियम्स, बीच का रास्ता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। उसके बाद है 3 नंबर, सतत विकास क्या है। आप लोगों ने सतत विकास के तो बारे में सुना ही होगा, बट नहीं सुने हैं एंड नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। सतत विकास क्या है, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है समय जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछा जाता हो। और लघुत्तरीय प्रश्न में तो ये हमेशा ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं एंड दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के इसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो वर्तमान समय में सतत विकास के बारे में चलिए समझ लेते हैं। वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का प्रयोग कर जिस तरह से हो रहा है, अगर आने वाले समय में इसका प्रयोग इसी तरह से होता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। सतत विकास के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, जल, सूर्य प्रकाश आदि का प्रयोग जिस तरह से हो रहा है, यानी कि हम लोग जिस तरह से इसका यूज कर रहे हैं, कि इस दृष्टि को नजर में रखते हुए आने वाले समय में इसका प्रयोग अगर इसी तरह से होता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इस प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। उन्हें इसकी दर्शन नहीं होगा, बट हम लोग ऐसे रफ यूज करते रहे सभी चीजों का तो उन लोगों को इन सब चीजों से वंचित रहना पड़ेगा। तो इसे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सब चीजों को शिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद है कि वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। यानी कि वर्तमान में जो उत्पादन तकनीक, टेक्नोलॉजी जो भी बढ़ा है, उसने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को और भी बढ़ा दिया है और तेजी से पनपने लगा है प्रदूषण। अनेक उत्पादन क्रियाओं द्वारा जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रही है। यानी कि अनेक क्रियाओं द्वारा, उत्पादन की क्रियाओं द्वारा भूमि प्रदूषित हो रही है, वायु, जल, ये सारे के सारे में प्रदूषण बढ़ रहे हैं और ये सब एक चिंता का विषय है, घोर चिंता का विषय है। चिंतित है वैज्ञानिक कि ये सारे के सारे प्रदूषण इतनी मात्रा में बढ़ रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इस समस्याओं के कारण वर्तमान विकास की पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखने में कठिनाई होती है। यानी कि इन सब विकास पद्धति की प्रक्रिया को जारी रखने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। सतत विकास की अवधारणा हमें जारी रखनी चाहिए, अपनी भावी पीढ़ियों के बारे में सोचनी चाहिए। उसके बाद है इन समस्याओं के विकल्पों के रूप में भारत ने सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणाओं को जन्म हुआ। यानी कि यही सब समस्याओं के विकल्पों के रूप में हमारे भारत में सतत विकास की, पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। यानी कि सतत विकास, पोषणीय विकास भी कहा जा सकता है उसे, इसका जन्म हुआ। और सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे। यानी कि सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, यानी कि हर चीज को हिसाब में रखते हुए यूज करना। और ब्राइटलैंड आयोग के अनुसार, जो एक ब्राइटलैंड आयोग है, उसके अनुसार सतत विकास है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं की पूरी किए जाती हों। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतत विकास उस विकास को कहते हैं, यानी कि वह विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, यानी कि जो वर्तमान में मनुष्य जी रहे हैं उनकी आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता के समझौता किए पूरी की जाती है। यानी कि ऐसी विकास की अवधारणाएं कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यूज करना है ताकि भावी पीढ़ी को कोई भी समझौता ना करना पड़े प्राकृतिक संसाधनों के लिए, उन्हें किसी भी चीज के बारे में सोचना ना पड़े। तो यही है हमारा सतत विकास। आई होप आप लोगों को सतत विकास के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य है। तो निश्चित समय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन एवं समन्वय उपयोग करने के पूर्ण निर्धारित सामाजिक एवं उद्देश्य की प्राप्ति करना ही नियोजन कहलाता है। यानी कि
समय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, संयोजन एवं उपयोग करके पूर्ण निर्धारण सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। योजना आयोग, जो ये योजना आयोग है, योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, जो योजना आयोग है ना, उसमें उसके शब्दों के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास पत्र क्रियाओं में प्रयोग करना भी भारत में अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। उसके बाद है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956, यानी कि हमारे भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि काल था वो 1951 से 1956। देखिए एक यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी उसका काल समयकाल क्या था, तो 1951 से 1956, और अवधि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है, यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वो 2007 से 2012 है। उसके बाद आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्थिक नियोजन के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तो पहला है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, दूसरा है कृषि उद्योग का आधुनिकीकरण करना, तीसरा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, चौथा है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो ये चारों है हमारे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। उसके बाद है 5 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है, इसका क्या डेफिनेशन समझाना है। तो क्या है, ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चंस। तो भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास के आधार पर अप्रैल 2002 में जारी की गई। 23 अप्रैल 1910 को तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योजना आयोग द्वारा की गई रिपोर्ट को नई दिल्ली में जारी किया गया था। यानी कि 23 अप्रैल 1910 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उनके राज्य में योजना आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जारी किया गया था। योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत, कोई केसी पंत थे तत्कालीन अध्यक्ष उस समय के योजना आयोग के, उन्होंने ही इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा था। यानी कि वो केसी पंत ने इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा था कि राज्यों के लिए योजना करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। यानी कि कोई भी योजना बनाने से पहले इस मानव विकास रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। और इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एनएचडीआर में मई 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्र में मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में विकास की दर, यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें विकास के दर, मानव में, ह्यूमन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी दर को, उसकी गणना करते हैं। और विभिन्न थी, यानी कि मानव की विकास की दर इसमें विभिन्न अलग अलग थी। इसमें केरल का ट्रेंड सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचा था। यानी कि जो केरल है ना, मानव विकास रिपोर्ट में जो उसकी अवधारणा के अनुसार उसका मूल्यांकन किया गया, उस समय केरल नंबर 1 पे था। उसके बाद जो मध्य प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, ये सारे के सारे जो प्रदेश थे ये नीचे थे, रैंकिंग में इनका स्थान नीचे था। उसके बाद है 6 नंबर, आधुनिक संरचना पर प्रकाश डालें। यहाँ पे बता रहा है कि आधुनिक संरचना पर प्रकाश डालना है। आधुनिक संरचना क्या होता है? तो वैसी सुविधाएं तथा सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आधुनिक संरचना यानी कि वैसे सुविधाएं जो देश के सेवाओं, देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, यानी कि देश में इनकम डेवलपमेंट के लिए सहायक होते हैं, आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। जो ये सब सारे के सारे चीजें वो आर्थिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, संचार, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग,
अस्पताल, कॉलेज आदि देश के आर्थिक विकास के आधार पे हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो चीज है ये देश के आर्थिक विकास है, इससे देश डेवलपमेंट होता है। बिजली, पूरे देश में बिजली की सुविधा, संचार, यानी संचार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पहुंचाने को संचार कहते हैं। परिवहन, स्कूल कॉलेज, बैंकिंग, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल, कॉलेज, इस सब चीजों से देश में विकास होता है। इन सारे के सारे चीज देश में डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सा सहयोग है। इससे इन्हें देश का आधारित संरचना कहता है, यानी कि इसी पे देश हमारा देश का विकास इस पे आधारित है, तो इसे ही आधारित संरचना या फिर आधुनिक संरचना कहा जाता है। जिससे देश का आधारित संरचना जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस देश का आधुनिक संरचना जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही जल्दी डेवलप करेगा, उतना ही जल्दी विकसित करेगा, विकास करेगा। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसे विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं की संपादित की जाती हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में बहुत सी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कृषि, उद्योग, बैंकिंग, बीमा, संचार आदि। ये सब सारे के सारे क्रियाएं मोटे तौर पर इन सारे क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। अब हम लोग यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का डिफिनेशन यानी कि उसे समझेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से पशुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। यानी कि अब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आप लोग 2 लाइन्स या फिर 10 वर्ड्स का डिफिनेशन लिखिए। तो आप लोग सोचोगे कि क्या प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो समझ लो यहाँ पे अच्छे से कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उस कार्य को, उस वस्तु को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि कृषि, पशुपालन यानी कि पशुओं का पालन, जो भी बिजनेस करते पशु का, मछली पालन, जंगल, वस्तु, और ये सारे के सारे व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि उद्योग, जो उद्योग होता है ना, कोई भी कल कारखाने, उद्योग, ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगिक सेवाएं जैसे गैस, बिजली आदि के उत्पादन जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि द्वितीय क्षेत्र का डिफिनेशन लिखो, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 10 वर्ड्स में इसका डिफिनेशंस देखो कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगिक सेवाएं जैसे गैस, बिजली आदि, ये सारे एक्सेट्रा ये सारे के सारे आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद है तीसरा तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र को समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में तो पढ़ लिया कि कृषि से रिलेटेड सारे के सारे कार्य और जितने भी वहाँ पे कार्यकलाप है वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है। और उसके बाद तृतीय क्षेत्र के बारे में समझते हैं कि सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये 10 वर्ड्स में इसका डिफिनेशन है कि सेवा क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, संचार एवं व्यापार, परिवहन आदि की क्रियाएं आती हैं। जो तृतीय क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसका डिफिनेशन याद कर लो कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब आप इस पे सोचो कि सेवा क्षेत्र यानी कि बैंक, बीमा, संचार, व्यापार, परिवहन, ये सारे के सारे मनुष्य की सेवा करती है ना, इस पे मनुष्य आधारित होता है। ये सारे के सारे चीज जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की क्रियाएं
प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं सेवा क्षेत्र, ये जो जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, संचार हो गया, तो ये द्वितीय क्षेत्र को भी हेल्प करता है और प्राथमिक क्षेत्र को भी हेल्प मिलता है इससे, तृतीय क्षेत्र से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ये सभी का सेवा करता है तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र को। उसके बाद है दूसरा यहाँ पे प्रश्न कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, इनकम डेवलपमेंट क्या है, और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि, विकास और वृद्धि में यहाँ पे आपको डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है कि क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। जो हमारा आर्थिक विकास है वो आर्थिक नियोजन के द्वारा ही संपन्न होता है। आर्थिक विकास की एक सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसका कोई प्रॉपर डिफिनेशंस नहीं बताया जा सकता, किसी वैज्ञानिक ने प्रॉपर डिफिनेशंस नहीं दिया है। प्रोफेसर मेयर एंड बल्टिन के अनुसार, प्रोफेसर मेयर एंड बल्टिन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि जो प्रोफेसर मेयर थे एंड बॉल्डविन, उनके अनुसार, उनके मत के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो वो उसे आर्थिक विकास के रूप में मानते हैं। उसके बाद है कि अंत आर्थिक विकास आवश्यक रूप में परिवर्तन की वह प्रक्रिया है इसके लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बदलाव आता है। यानी कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से वह परिवर्तन है, यानी कि वह डेवलपमेंट की प्रक्रिया है जिसके चलते प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास निर्धारक बदलते रहते हैं। और दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन करना भी होता है, ऊंचा स्तर प्राप्त करना भी होता है। श्रीमती उर्सुला हिक्स जो थी एक वैज्ञानिक थी, उनके अनुसार वृद्धि, हम लोगों ने अभी विकास के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग, जो उर्सुला हिक्स थी उनके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी कि विकास, जो भी देश डेवलप हो चुका है यानी कि विकसित है, तो उसे यहाँ पे वृद्धि के रूप में उसे कहेंगे कि वो वृद्धि। और जो विकास कर रहा है यानी कि वो विकसित नहीं है, वो विकास कर रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है वो, तो उसे विकास के रूप में कहेंगे। तो उनका मानना है उर्सुला हिक्स के अनुसार कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकास देशों के संबंध में, विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। जो देश विकसित हो चुका है अब उसमें कोई विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे में अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सारे के सारे देश जो है विकसित हैं, बट भारत अभी विकसित नहीं है, वो वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित व्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। हमने अभी आपको समझाया कि विकास शब्द का जो प्रयोग है वो अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में किया जाता है। यहाँ पे मैट डेनिक्स नामक एक अर्थशास्त्री के अनुसार धनी देशों में आय बढ़ता है, जो धनी देश होते हैं, रिच कंट्रीज, उसमें आय बढ़ता है। बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, यानी कि वहां पे जो आय में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होता है, वो आर्थिक वृद्धि का एक सूचक होता है, सुचारू रूप से वो वृद्धि कर रहा है। जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ आर्थिक स्तर सूचक होता है, यानी कि बढ़ता हुआ आर्थिक स्तर, जैसे में भूटान हो गया, तो बिल्कुल गरीब देश है, वो अभी डेवलप की ओर बढ़ रहा है, डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुआ है। उसके बाद है 3 नंबर कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक विकास है उसका माप करना है कुछ सूचकांकों के द्वारा। तो आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हम लोग कितने बार पढ़ चुके कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा ही संपन्न होता है। इसके माप के सूचकांक कुछ निम्न प्रकार से है। तो अब क्या क्या है इसके माप के सूचकांक, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला है राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय को समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय को ही माना जाता है। आर्थिक विकास जो भी हमारा होता है, इनकम डेवलपमेंट, उसका प्रमुख रूप से जो सुचारू है वो राष्ट्रीय आय ही है। एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष यानी कि एक साल की अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब आप लोग समझिए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, यानी कि आर्थिक विकास के प्रमुख रूप से सूचक राष्ट्रीय आय को ही माना जाता है। और एक साल में, एक वर्ष की पूरे एक वर्ष का जो सफर तय करता है, उसकी अवधि में हमारे देश में यानी कि किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को, यानी कि एक साल में सभी पूरे देश में जितने भी वस्तु हैं, सेवाएं हैं, उससे कुछ जितने भी इनकम हुए उसके जोड़ को यानी कि योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक साल से जितने भी इनकम हुआ उसको ऐड करके जो भी मूल्य निकलता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। उसके बाद है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। जिस भी देश का राष्ट्रीय आय यानी कि देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक है, वो विकसित देश है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित होता है। जिस भी देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो देश ऑलरेडी अविकसित होता है। उसके बाद है 2 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है। आप प्रति व्यक्ति आय को समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए सभी व्यक्तियों की औसत आय होती है। यानी कि हमारे देश में कितने व्यक्ति हैं, किसी भी देश में जितने भी व्यक्ति होते हैं सबकी औसत आय, सबकी पर्सनल आय, जितने भी इनकम होते हैं ना, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो कितने रुपए कमा लेता है। तो राष्ट्रीय आय, तो इसकी गणना करना है। तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब हम लोग हर एक इंसान के घर पे तो जाके ये पता नहीं करेंगे ना कि किस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना है, वो कितना इनकम करता है, कितना कमाता है, बट उसकी मर्जी है वो कितना भी कमा ले। तो इससे निकालने के लिए इसकी गणना कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय, जो भी राष्ट्रीय आय होता है, देश में आय होता है, उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भी भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। सूत्र है हमारा कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अब इसमें भाग देने पे जो भी भागफल आता है वो है प्रति व्यक्ति आय। उसमें भाग देने पे जो भी भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। उसके बाद है विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों के 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,59,000 रुपए प्रति वर्ष था, इससे अधिक है। यानी कि 2006 के अनुसार जिन देशों में 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,49,000 रुपए प्रति वर्ष था, इससे अधिक है या फिर इससे अधिक है, उसे विकसित देश कहा गया प्रति व्यक्ति आय। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए से कम, यानी कि प्रति व्यक्ति 37,000 रुपए से कम या फिर इससे भी कम है, तो उन्हें विकसित देश के निम्न आय वाला देश कहा गया है। यानी कि निम्न आय वाला, ज्यादा डेवलपमेंट वो देश नहीं है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। यानी कि हमारा भारत जो है वो 2004 की गणना के अनुसार 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय था भारत का, जो कि निम्न आय वर्ग देश में आता है। हमारा भारत, हमने आपको अभी बोला कि हमारा भारत पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अभी डेवलप कर रहा है, पूरा तरह से विकसित नहीं हुआ है, विकास कर रहा है हमारा भारत।
तो जो 37,000 रुपये या फिर इससे भी कम जो है वो अगर किसी देश का आय है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, तो वो देश विकसित नहीं है। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक। अब यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ना है। तो इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है। यानी कि इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया पहला मानव विकास रिपोर्ट है। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य सूचक हैं। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति और तीसरा है जीवन सूत्र। अब ये 3 है मुख्य रूप से मानव विकास के सूचक। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक बराबर इक्वल टू जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा की प्राप्ति प्लस जीवन स्तर सूचकांक। ऐसे ये सूत्र है मानव विकास सूचकांक निकालने का कि मानव विकास सूचकांक इक्वल टू जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक तीनों सूचकांकों का औसत होता है। सभी देशों में मानव की भी सूचकांक के दर पैमाने पर 0 में होती है। उसके बाद है 4 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। अब बिहार का पिछड़ेपन इसे ले लीजिए। बिहार में पिछड़ेपन की संख्या बहुत ज्यादा है, बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है, तो इसे दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। बिहार हमारा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे पैसे की कमी है, इसी के कारण हमारा बिहार जो राज्य है वो पिछड़ा हुआ है। और जब तक बिहार में डेवलप नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा, तब तक पूरे भारत का विकास होना संभव नहीं है। तो इसके प्रमुख कारण है, यानी कि इसके प्रमुख जो कारण है वो क्या क्या है, क्या रीजन है यहाँ पे। तो पहला रीजन है बढ़ती हुई जनसंख्या, इनकम कम जनसंख्या ज्यादा, तो ये तो पिछड़ा राज्य बनेगा, ये अवश्य ही बनेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा हमारे बिहार वासियों को। बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य रीजन है, सबसे मुख्य कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण में अधिकांश संसाधन का उपयोग हो जाता है। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे तो भूखा नहीं रहने दिया जा सकता ना, तो उसके भरण पोषण पालन पोषण करने में बिहार का अधिकांश जनसंख्या उपयोग हो जाता है, यूज कर लिया जाता है। इसी वजह से हमारा बिहार डेवलप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से विकास के साधन है वो कम रहे हैं। अब किसी के भी भूख के लिए कुछ भी यूज किया जाए तो उस संसाधन में से तो कमी होगा ही, अवश्य ही होगा। तो बढ़ते हुए जनसंख्याओं पे हमें रोक लगाना होगा अगर बिहार के विकास चाहते हैं तो। उसके बाद है कृषि पर निर्भरता। बिहारी लोग अक्सर कृषि पे निर्भर करते हैं, कृषि पे ही डिपेंडेंट होते हैं। बिहार की अधिकांश जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है, दूसरी और कोई कार्य नहीं करती है जिससे कि कुछ इनकम हो सके। यहाँ पे कोई कल कारखाने नहीं है, यहाँ की पब्लिक दूसरे राज्य में जाते हैं जॉब करने के लिए, कार्य करने के लिए। बिहार में कोई भी कल कारखाना नहीं है, कल कारखाने की सुविधा नहीं है, छोटे पैमाने के भी उद्योग कोई बिहार में नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है, लेकिन यहाँ की कृषि भी काफी पिछड़ी हुई है। जैसे बिहार राज्य पिछड़ा हुआ है वैसे यहाँ की कृषि भी पिछड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ उपज कम होती है। उसके बाद तीसरा है आधारिक संरचना का अभाव। अब बिहार में आधारिक संरचना का भी अभाव है। आधारिक संरचना किसी देश या राज्य के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विकास में इसका अभाव है। यहाँ के विकास में इसका अभाव है बिहार में। यहाँ सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव है। पहले तो बिहार में बिजली ग्राम क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं था, लोग अंधेरे में लालटेन या फिर दिए, वो जो छोटे छोटे दिए होते हैं उसको जला के अपना किसी तरह से आजीविका चलाते थे। बट अभी तो बहुत सारे राज्यों में या बहुत सारे जिलों में, यानी कि सभी जिलों में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है लगभग। शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं में भी कमी थी, बिहार में कमी थी बट है, अभी भी है शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं में, ये भी कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। उसके बाद है 4 नंबर औद्योगिक पिछड़ापन। अब यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन क्या होता है? औद्योगिकी का विकास होना भी किसी देश या राज्य के लिए आवश्यक होता है। उद्योग, हमने अभी बताया कि बिहार में कोई भी छोटे पैमाने का उद्योग या फिर बड़े पैमाने का कोई भी उद्योग नहीं है, ये भी एक पिछड़ेपन का
सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाई की संख्या ना के बराबर है। ना के बराबर क्या? ना है, यानी कि कोई भी यहाँ पे उद्योग कल कारखाने नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग के वरिष्ठ अभियंत्रिक संस्थाएं झारखंड में चले गए हैं। क्योंकि जब भी बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो जितने भी मशीनरी कल कारखाने थे, जैसे तेल, कोयला, सोना, ये सारे के सारे खाद्यान्न यानी कल कारखाने सभी झारखंड क्षेत्र में बट गए, उधर चले गए। बट बिहार भी डेवलप होता, बिहार भी विकसित होता। यही सब रीजन है कुछ बिहार के पिछड़ेपन का। उसके बाद है 5 नंबर गरीबी। ये तो सबसे बड़ा यहाँ का पिछड़ेपन का कारण है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, यानी कि जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गरीबी है। बिहार के पिछड़ेपन का यह सबसे प्रमुख कारण है। हमने अभी बताया कि सबसे प्रमुख कारण यहाँ का गरीबी ही है। उसके बाद है 6 नंबर बाढ़ तथा सूखा से क्षति। अब कृषि तो अच्छे ढंग से होती नहीं, बट बिहार के कुछ सबसे अधिक परसेंटेज जनसंख्या कृषि पे डेवलपमेंट है, कृषि पर ही आधारित है। और उसके बाद यहाँ की कृषि की स्थिति ये है, दयनीय है। बाढ़, सूखा आदि से ग्रसित रहता है यहाँ का कृषि। तो बिहार में बाढ़ तथा सूखे दोनों से बहुत अधिक क्षति होते हैं कृषि को। बिहार का उत्तरी हिस्सा नेपाल से आए जल के बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि बिहार का जो भी उत्तरी हिस्सा में खेती की जाती है वो नेपाल देश से आए जो भी बाढ़ की पानी है उससे ग्रस्त हो जाता है। 2008 में कोसी नदी के बाढ़ आने से बहुत नुकसान हुआ था हमारे बिहार में। इसी तरह दक्षिण बिहार में सूखे का सामना करना पड़ता है। अब जो दक्षिण बिहार है वहां पे सूखे का सामना करना पड़ता है किसानों को और फसलों को। इससे हमारे किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता है, बट किसान भी क्या करे, बिहार इतना क्षतिग्रस्त हो ही जाता है। किसानों को आपातकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये भी है हमारे बिहार का पिछड़ेपन का कारण। उसके बाद है 7 नंबर खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था भी बिहार में पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है। किसी भी देश या राज्य की उन्नति के लिए शांति तथा सुव्यवस्था का वहां होना आवश्यक है। बिहार की पिछले काफी दिनों से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर होने के कारण यहाँ के नागरिक उद्योग को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चला पा रहे थे, और इसी तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार में पिछड़ेपन का कारण है। उसके बाद है 8 नंबर जनसंख्या पर नियंत्रण। यहाँ पे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसके कारण बिहार का जो भी संसाधन है वो की जनसंख्या का भरण पोषण करने में ही समाप्त हो जा रहा है। तो क्या बिहार डेवलप करेगा? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा क्या करनी चाहिए? रोक लगानी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए और जनता खासकर महिलाओं में शिक्षा का प्रसार किया जाए। किसी जो जनसंख्या बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, उसे शिक्षित करना होगा। उसमें खर्चे हैं, उसका भोजन, उसका पोषण, पालन, ये सब में भी खर्चे लगते हैं। सिर्फ जनसंख्या बढ़ा देने से ही देश डेवलप नहीं करता है। तो ये सारे के सारे महिलाओं और पुरुषों में शिक्षा का प्रसार करना भी जरूरी है। उसके बाद 9 नंबर गरीबी दूर करना। अब गरीबी को भी बिहार से दूर करना होगा। बिहार में 42% से अधिक लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के बारे में भी सोचना पड़ता है, जीवन रेखा बिता रहे हैं। इन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इन लोगों को भी कोई कार्य करना होगा, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, जिससे ये कोई रोजगार करे और अपना पेट पाल सके, पेट को यानी कि अपना भरण पोषण कर सके। इन्हें प्रशिक्षित करना होगा, इन्हें रोजगार में बढ़ावा देना होगा, हेल्प करनी होगी। उसके बाद है 10 नंबर स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। यहाँ पे स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता है। कोई चोरी प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, लुटेरे प्रशासन की व्यवस्था नहीं करनी होगी। आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 नंबर है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार में विकास के लिए जो केंद्र सरकार है उसकी ओर से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए राज्य सरकार को कि हमारे राज्य में ये चीज कमी है, डेवलप नहीं कर रहा है हमारा राज्य, आप केंद्र की सरकार हो तो आप मुझे हेल्प करो। तो इससे लड़ाई लड़नी होगी राज्य सरकार को केंद्र सरकार से, और मांग करनी होगी अपने राज्य के विकास के लिए। तो ये था आज का हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। एंड हमारे चैनल पे नहीं हो तो पहली बार नहीं हो तो विजिट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ये था आज का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ में हमारी अर्थव्यवस्था का। तब तक के लिए बाय बाय।